गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कविता के फर्स्ट 2 स्टैंजा का भावार्थ हमने देखा था कि कैसे कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय ने फूल और कांटों के बीच में अंतर बताया है कि एक ही जगह होकर एक ही जगह जन्म लेकर फूल और कांटों का स्वभाव कैसे अलग अलग होता है। चांद एक जैसी चांदनी दोनों के ऊपर डालता है। पृथ्वी जल बरसाते समय भी एक जैसे ही दोनों के ऊपर बरसाती है। प्यारी हवा भी इधर उधर एक जैसी ही आती है, लेकिन उन दोनों का स्वभाव कैसे भिन्न होता है, ये कवि ने हमें इन शुरुआती के 2 पद्यांश में दिखाया है। अभी हम लोग नेक्स्ट पद्यांश देखेंगे। तीसरा, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तन। कांटा उंगलियों को छेद कर लहलहान करता है। किसी के वस्त्र फाड़ना, तितलियों के पंख कतरना भौरे के शरीर को घायल कर देता है। कांटा किसी भी उंगलियों को छेद कर घायल कर देता है। फूल तोड़ते समय हम लोग जब फूल के पास अपनी उंगलियां लेकर जाते हैं तो उस समय कांटा हमें लगता है तो घायल कर देता है, मतलब जख्म कर देता है, खून बहने लगता है। किसी के सुंदर वस्त्र फाड़ देता है। कांटे के पास से अगर हम लोग जाएंगे, हमारा वस्त्र अगर कांटे को लग गया तो उसे भी कांटा फाड़ देता है। जब फूलों पर आकर्षित होकर दूसरी तितलियां प्यार से फूलों के पास आती है तो कांटा उनके पंखों को काट देता है। तितलियां क्या करती है? तितलियों का काम क्या है? फूल में से रस निकालना और उसे लेना। तो तितलियां प्यारे प्यारे फूलों के ऊपर आकर्षित होकर उनके पास जब आती है तो कांटा क्या करता है? उनके पंखों को भी काट देता है, पंखों को भी उनके फाड़ देता है। भौरे के शरीर को छेद देता है। जब भौरा फूलों के पास गुनगुनाता है तो कांटों को अगर लग जाए तो उन्हें भी छेद, मतलब उन्हें भी काट देता है। चौथा पद है, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध ओ निराले रंग से, है सदा देता कलीजी की खिला। दूसरी तरफ फूल तितलियों को अपनी गोद में लेता है, भौरे को अपना रस पिलाता है, अपने सुगंध और आकर्षण से सभी को खुशी देता है। पिछले स्टैंजा में हमने क्या देखा था कि कांटा कैसे तितलियों को, भौर को, किसी के वस्त्र को किस तरह फाड़ देता है, ये देखा। अब इस स्टैंजा में क्या दिया गया है कि दूसरी ओर फूल तितलियों को क्या करता है? अपने प्यार से अपने गोद में जगह देता है, भौरों को खुद का रस पिलाता है, अपनी मधुमाती सुगंध और रंगों की निराली छटा से भी सभी के मन को प्रसन्न कर देता है। इस तरह कांटे का स्वभाव अलग और फूल का स्वभाव अलग, ये तीसरे और चौथे पद में कवि ने हमें समझाया है। अभी 5वां पद है, खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। एक तरफ कांटा जो किसी को पसंद नहीं है, पर फूल तो ईश्वर के शीश पर चढ़ाया जाता है। जिससे बड़प्पन की कमी होती है, उसके कुल की बड़ाई काम नहीं आती है। एक तरफ क्या है? अपने व्यवहार के कारण कांटा सबके आँखों में खटकता है, क्योंकि कांटे से हमको नुकसान ही मिलता है, जबकि फूल को देवताओं के सिर पर
चढ़ाया जाता है। फूल को क्या किया जाता है? देवताओं के सिर पर, देवताओं के पैरों पे, देवताओं के ऊपर हम लोग चढ़ाते हैं। यदि हमारे काम अच्छे न हो तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना किसी काम का नहीं है। कवि इस पूरी कविता में हमें यही बता रहे हैं, किसी उच्च कुल में अगर जन्म ले और अगर हमारे कर्म अच्छे ना हो, हम लोग दूसरों को परेशान कर रहे हैं, तो हमारे जन्म का कोई फ़ायदा नहीं होता। यही अगर हम लोगों ने किसी की मदद की हो, किसी के ऊपर ध्यान दिया हो, किसी का अच्छा चाहा हो, तो हमारा जन्म एक अच्छा जन्म माना जाता है। हमारी सभी बातें अच्छी समझी जाती है, हमको खुद को ही अच्छा समझा जाता है। इसलिए कवि ने कविता में हमें बताया है, फूल और कांटे का एक संदर्भ देकर हमें बताया है कि फूल किस तरह से सबको अपना अच्छा रस देता है और कांटे किस तरह से सबको चुभते हैं। तो यहाँ पर हमारी पूरी कविता ख़त्म हुई। ठीक है, कविता का भावार्थ भी पूरी तरह से हमने समझ लिया है। थैंक यू।